Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल के लिए नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस कोई भी मिस कर दिए हो तो ऊपर दिए बटन पे क्लिक करके आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले के सारे वीडियोस देख सकते हो। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मेंबर बनना है तो नीचे दिए हुए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, उस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मेंबर बन सकते हो। और आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है MHCET, JEE एंड नीट के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर नंबर 9 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12। ये पार्ट 3 है वीडियो का, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं और सॉलिड स्टेट के 4 वीडियोस हैं, तो टोटल आपको 6 वीडियोस। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दिया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। और आज हम इस टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं कुछ और एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला एमसीक्यू। ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस Which one will show coordination isomerism? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो याद रखें, उन कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन पेयर होते हैं वही कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ये एक ट्रिक है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए कि आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढना है जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन पेयर है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी, इसमें 2 कोऑर्डिनेशन पेयर है और इसलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है? तो याद रखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं। तो ऑक्टाहाइड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कभी नहीं दिखाते। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। तो इसका आंसर है ऑक्टाहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, दैट इज ऑप्शन डी, both B and C. Next, a complex with composition this was found to have no geometrical isomer. तो एक कॉम्प्लेक्स था जिसका कॉम्पोजिशन ये था Ma2, B2, X2। वो एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा था। A और B दोनों मोनोडेंटेड लिगैंड्स थे। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, क्योंकि A और B दोनों मोनोडेंटेड लिगैंड हैं। तो 2 + 2 दैट इज 4। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो एक भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है, मींस इट इज टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ही सिर्फ ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। और इसलिए यहाँ पे Ma2B2 नहीं दिखा रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि वो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेटल मेटल बॉन्ड? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है? तो मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होने के लिए एक से ज्यादा मेटल एटम चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स में, तभी मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म होगा, जो ऑप्शन डी में है। बाकी सब में सिर्फ एक ही मेटल एटम है और इसलिए मेटल मेटल बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकता। तो इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये इस तरह से है, MN दैट इज मेटल मेटल बॉन्ड, 2 मेटल्स के बीच में बॉन्ड, और वहां पे 10 CO है, तो 5 CO हर एक MN के पास है। तो ये MN के पास CO है, नेक्स्ट MN के पास भी 5 CO है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हुए 10 CO, Mn2 CO10
और ये है मेटल मेटल बॉन्ड। नेक्स्ट, सिस्प्लाटिन इज केमिकली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्प्लाटिन एक बहुत इफेक्टिव कार्सिनोजेनिक ड्रग है और इसलिए सिस्प्लाटिन का स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है। सिस्प्लाटिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर है PT NH3 twice Cl2, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी याद रखें, कभी इस तरह से पूछा तो ये है सिस्प्लाटिन, दैट इज PT NH3 twice Cl twice, दैट इज सिस्प्लाटिन, और ये हुआ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो याद रखें ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, which one of the following types of octahedral complexes does not show optical isomerism? इनमें से कौन सा जो है octahedral complex है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा? तो यहाँ याद रखें ये है एक्चुअली 6, PTN6। अब यहाँ देखें MA2X2Y2, तो ये है MA2X2Y2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं से भी प्लेन पास नहीं हो रहा है जो इसको इक्वल टू इक्वल हाफ में डिवाइड करे, और इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। नेक्स्ट है MAA3। AA3 मीन्स इट इज बाइडेंटेड लिगैंड, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, दो ये 2 टाइम्स हुआ और ये 3rd टाइम, तो ये इसके पास 3 बाइडेंटेड लिगैंड्स है और ये मेटल है, और ऑफ कोर्स यहाँ से भी प्लेन पास नहीं हो रहा है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे, इसलिए ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। नेक्स्ट है MAA2X2। तो MAA2X2 में जो सिस वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, भले ही ट्रांस वाला ना दिखाए, इसलिए ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। बट PTNH3 6 जहां सारे लिगैंड सेम हैं तो वहां पे तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है और वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे तरफ से प्लेन पास होगा जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, और इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following complex species involves D2sp3 hybridization? D2sp3 मतलब inner sphere complex, क्योंकि यहाँ पे जो D2 है वो पहले है, तो इसका दूसरा जो है रूप वो है sp3D2, जो ये है आउटर स्पीयर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ D बाहर था बट अब हम देख रहे हैं इनर स्पीयर कॉम्प्लेक्स। तो इन शॉर्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन दिया है और इनडायरेक्टली पूछा है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो इनर स्पीयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो इनर स्पीयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए आपको जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड चाहिए, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड इनमें से जो है सिर्फ कार्बन कंटेनिंग लिगैंड है जो है CN, एंड देयरफॉर A इज अ इनर स्पीयर कॉम्प्लेक्स विथ हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। बाकी ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा आउटर स्पीयर, दैट इज sp3D2। नेक्स्ट, बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, बैक बॉन्डिंग किस तरह का फॉर्मेशन फॉर्म करता है? तो याद रखें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कुछ लिगैंड्स बैक बॉन्डिंग करते हैं, मतलब वो लोग मेटल्स के साथ ओवरलैप करके जो है वो बनाते ही हैं कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ मेटल्स का भी कुछ फील्ड ऑर्बिटल अपने साथ वापस ओवरलैप कर लेते हैं, तो उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। और बैक बॉन्डिंग जो है वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में दिखता है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग DsP2 hybridization has DsP2 hybridization, तो ये हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दिखता है, तो इसलिए इसका आंसर है स्क्वायर प्लेनर, दैट इज ऑप्शन A। नेक्स्ट, a octahedral complex is formed when hybrid orbitals of the following type are involved। तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन दिखते हैं, एक है D2sp3
और एक है sp3d2। तो ये दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में दिखते हैं और यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो ऑप्शन डी है जिसमें sp3d2 दैट इज आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है और इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन डी है। पहला वाला जो है वो है आपका sp3 करेक्ट, वो है टेट्राहाइड्रल के लिए, ठीक है। और ये दोनों तो है आपके जो 5 वैलेंसी वाले कंपाउंड के लिए जो आपके सिलेबस में नहीं है, और ए और डी सिर्फ आपके सिलेबस में, जिसमें से डी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट, अब आपको बताना है, यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं, 4 पेयर्स हैं, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो ऑफ कोर्स AgNH3, तो AgNH3 ट्वाइस है तो दोनों NH3 उसके साथ में एक लाइन में होंगे, इसलिए लीनियर या डायगोनल है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये लीनियर है एक्चुअली, नॉट डायगोनल, तो इसको कहेंगे लीनियर नॉट डायगोनल, डायगोनल मतलब ऐसा, तो ये ऑफ कोर्स ये पेयर रॉन्ग है, ये होना चाहिए था लीनियर नॉट डायगोनल। फिर नेक्स्ट है ZnBH3, तो ZnBH3 का स्ट्रक्चर आप देखोगे ZnBH3 4 टाइम्स, तो ये इस तरह से है, दैट इज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, दैटफॉर इट इज करेक्ट। FeCN6, CN6 है तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल, और ये इस तरह से रहेगा क्योंकि ये ऑक्टाहाइड्रल है, तो ये हो गया आपका FeCN6। और नेक्स्ट है NiCN4, तो NiCN4 हमेशा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, NiCl4 टेट्राहाइड्रल पर NiCN4 स्क्वायर प्लेनर, और इसलिए ये दोनों भी करेक्ट है, तो सिर्फ एक ही पेयर रॉन्ग है, दैट इज ए, दैट शुड बी लीनियर नॉट डायगोनल, और इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द आयन विच हैज हाई स्पिन D6 कॉन्फ़िगरेशन इज, तो ऐसा कौन सा आयन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन जो है हाई स्पिन D6 होगा, तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो आप याद रखें, हाई स्पिन के लिए आपको चाहिए वीक फील्ड लिगैंड। हाई स्पिन के लिए क्या चाहिए आपको? वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड ही सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं, तो जिसमें से यहाँ पे देखोगे आप वीक फील्ड लिगैंड सिर्फ यहाँ पे फ्लोरीन और वाटर में आएगा, ठीक है। तो फिर इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में आप फ्लोरीन या वाटर में से एक चूज करोगे, बट आपको देखना है D6 कॉन्फ़िगरेशन, तो इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन D6 है वो पता लगाना है। तो अभी यहाँ पे जो कोबाल्ट है इस ऑप्शन बी में वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑप्शन डी में जो कोबाल्ट है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आपके टेबल के हिसाब से जो है स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 मतलब नॉर्मल कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2, ठीक है। तो अब कोबाल्ट 2+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d6 4s0, सॉरी 3d7 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, और कोबाल्ट 3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 2 यहां से और एक यहां से, तो अब हो जाएगा 3d6 4s0, और इसलिए कोबाल्ट 3+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, K3COF6 इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये लो फील्ड लिगैंड है। Now what is the hybrid state of CO atom in this complex? तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है CO एटम का। तो पहले आप देखिए ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, D2sp3 या फिर sp3d2, तो ये 2 पॉसिबिलिटी में से ही आपको एक चूज करना है, बट याद रखें ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमेशा जो है आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसमें D2 बाहर के साइड होता है, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमेशा आउटर स्फीयर बनाते हैं जिसमें D2 बाहर के साइड हो, इसलिए आंसर है ऑप्शन डी sp3d2। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स आयन दिस इज,
तो CuNH3 4 टाइम्स ये कॉम्प्लेक्स आयन किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है? तो याद रखें CuNH3 4 टाइम्स जो है ये एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है। तो इसके हिसाब से यदि आप जाओगे तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रूल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये, अब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो आप देखें ये यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो आपको आपका टेबल वापस याद करना है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये 21 से शुरू होता है और कॉपर है 29, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। बट आपको चाहिए क्या? 3d Cu2+ के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे तो Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9 4s0। और अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखो 9 इलेक्ट्रॉन का। 3d में 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें आपको 9 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो पहले हुंड्स रूल के हिसाब से सब में एक एक, फिर आप पेयरिंग शुरू करोगे और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और इसलिए ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। इसलिए ऑप्शन बी दैट इट इज स्क्वायर प्लेनर एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आपको ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप इलेक्ट्रॉन काउंट याद रख सकते हो विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, which of the following atomic orbitals of metal cation are considered in CFT? CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कौन से ऑर्बिटल को कंसिडर किया जाता है? तो याद रखें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए होता है और कॉम्प्लेक्स में हमेशा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल्स मेटल्स में होते हैं और इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following complex will not show color? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार तीनों तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, CET, JEE और नीट में। तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है इनमें से जिसको कलर नहीं होता? तो कौन से कॉम्प्लेक्स को कलर नहीं होता? जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स को कोई कलर नहीं है। तो आपको पहले सारे मेटल्स का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना है, जिससे आप उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता लगाओ और फिर देखो कि उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं कि नहीं है। तो क्रोमियम यहाँ है 3+ में, वेनेडियम यहाँ है वापस 3+ में। ठीक है, स्कैंडियम भी यहाँ वापस है 3+ में, निकेल है 2+ में। ठीक है, तो क्रोमियम का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका चार्ट था, यहाँ पे हमने लिखा था क्रोमियम है 4th नंबर पे, दैट इज 24। तो वो हो जाएगा 3d3 एंड 4s0 अब हो जाएगा, क्योंकि आपको 3+ चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 3d3 4s0 हो जाएगा। ठीक है, वेनेडियम है आपके 3rd नंबर पे, दैट इज 23 है उसका एटॉमिक नंबर। तो 23 दैट इज 3d2 4s0 हो जाएगा। स्कैंडियम है आपके 1st नंबर है 21, अब इसका हो जाएगा स्कैंडियम 3+ के लिए 3d0 4s0। और निकेल है जो है आपके सबसे जो यहाँ पे 28 नंबर पे, 28 मीन्स 3d2+ चाहिए आपको, तो 3d8 4s0। अब आप सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सिर्फ स्कैंडियम 3+ है जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वहां पे dd ट्रांजिशन फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि dd ट्रांजिशन ही कॉम्प्लेक्स को कलर देता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होने के वजह से dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, जिसके वजह से ये कॉम्प्लेक्स आपको कलर नहीं देगा। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पल इन कलर? तो ये तो आपको एक टेबल ही लर्न करना है जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुकी हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो है पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड होता है?
सॉरी उसके पहले ये 18th वाला क्वेश्चन छूट गया, ये वाला पहले। लिगैंड्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ वैकेंट ऑर्बिटल टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय मेटल इज। तो मैंने आपको बताया था ये इसका क्वेश्चन का ये है मीनिंग कि बैक बॉन्डिंग कौन सा लिगैंड दिखाता है। तो एक ऐसा लिगैंड होता है जो मेटल को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, बाद में मेटल के इलेक्ट्रॉन को भी खुद के पास मांगता है, दैट इज बैक बॉन्डिंग बोलते हैं उसको। और ऐसा सिर्फ एक लिगैंड है जो बैक बॉन्डिंग दिखा पाता है, बाकी केसेस में लिगैंड सिर्फ वन वे दिखाते हैं, लिगैंड टू मेटल नॉट मेटल टू लिगैंड। तो सिर्फ एक ऐसा ही लिगैंड है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और इसलिए वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ओवरलैप करता है और बैक बॉन्डिंग दिखाता है, वो याद रखें, दैट इज ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिपेंड ऑन, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, फिर किस टाइप का लिगैंड है और किस टाइप का चिलेशन है, तीनों चीजों पे, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which metal ion forms the most stable metal EDTA chelate out of the four? तो अभी EDTA जो है वो है हेक्साडेंटेड लिगैंड, मतलब वो एक अकेला लिगैंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल एटम के साथ। तो इनमें से कौन सा मेटल एटम है जो EDTA के साथ सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक मेटल्स, दैट इज योर ट्रांजिशन मेटल्स, कोई भी लिगैंड के साथ सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इनमें से सिर्फ ऑप्शन बी दैट इज जिंक, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, दैट इज वो ट्रांजिशन मेटल है और इसलिए वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाने होंगे, क्योंकि लिगैंड्स तो सारे सेम हैं, तो लिगैंड से तो हम कुछ पता नहीं लगा सकते। तो अब आपको मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाने होंगे। तो यहाँ पे Fe2+ में है, यहाँ Mn2+ में है और यहाँ Fe3+ में है। तो अब Fe2+ और Fe3+ में आप Fe3+ को जो है ज्यादा स्टेबल मानोगे, क्योंकि वो ज्यादा छोटा आयन है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा आयन। तो Fe2+ जो है वो बड़ा है और Fe3+ उससे छोटा है, और जितना छोटा मेटल आयन रहेगा उतना स्टेबल और कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब Mn2+ और Fe3+ में देखो तो ऑब्वियसली Fe3+ बिकॉज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो छोटा ही है और इसलिए Fe3+ जो है वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो याद रखें मेटल आयन की साइज जो है, आयन का साइज स्मॉल होना चाहिए, जितना ज्यादा स्मॉल साइज उतना स्टेबल हो कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, फॉर स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स गिवन बिलो प्रिडिक्ट व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड। तो इनमें से कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट से बताना है। तो ऑब्वियसली जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो लिगैंड होगा। और आप ठीक से देखो तो यहाँ पे ऑप्शन सी में स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा वैल्यू का है और इसलिए Cn- सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला, ग्रेटर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन ग्रेटर इज इट्स स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रेटर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। यस, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा आपका सेंट्रल मेटल आयन में उतना छोटा साइज में रहेगा सेंट्रल मेटल आयन और उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो बना पाएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रेटर बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगैंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली करेक्ट है, जितना ज्यादा आपका लिगैंड बेसिक है मतलब उतना ज्यादा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सेस हैव लो स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये रॉन्ग है क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट लो नहीं होता। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ TiCl4
and trialkyl aluminum used as a catalyst in polymerization of olefin is called. तो कौन सा कैटलिस्ट है जो टिटेनियम और ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम से बनता है? वो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्वेश्चन कि टिटेनियम और ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम बनाते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट का यूज भी याद रखें, कभी कभी ओबीएमसीक्यू में पूछते हैं। उसका यूज है फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ olefins. Next, cisplatin compound is used for treatment of, तो मैंने पहले ही बताया आपको cisplatin मतलब PT NH3 NH3 Cl Cl और ये यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, क्लोरोफिल कंटेन्स, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल एटम प्रेजेंट होता है? मेटल आयन। तो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है Mg2+। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल इज, तो +2। नेक्स्ट, नेस्लर्स रिएजेंट कंटेन्स, तो नेस्लर्स रिएजेंट में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? याद रखें Hgi4-2। तो ये याद ही रखना है Hgi4-2। नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इनमें से कौन है? तो याद रखें सोडियम और नाइट्रोप्रोसाइड है, तो इसलिए ये है आपका नाइट्रो और ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद ही रखने हैं, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर है Na2FeCN5NO। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ, तो कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन में आपको ज्यादातर चिलेशन करना होता है, ठीक है, और इसलिए वहां पे आपको लिगैंड चाहिए जो वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे। और इनमें से आप यदि देखोगे तो EDTA जो हेक्साडेंटेड लिगैंड है वही सेंट्रल मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, ये बाकी दोनों नहीं। और इसलिए कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ EDTA इनमें से यूज हो सकता है। नेक्स्ट, विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट होता है? तो विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। तो अब यहाँ पे एक चार्ट आप याद रखें, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है Fe2+, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है Mg2+ एंड विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है CO2+। तो याद रखिए तीनों भी 2+ है, हीमोग्लोबिन में Fe, क्लोरोफिल में Mg, विटामिन B12 में कोबाल्ट। नेक्स्ट, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय, तो वाटर हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम सॉल्ट। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जिससे वाटर हार्ड इन नेचर हो जाता है। और यदि आपको वाटर का हार्डनेस पता लगाना है तो आपको EDTA मेथड, दैट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करना होगा। तो जितना ज्यादा Mg और कैल्शियम प्रेजेंट होंगे आपके वाटर में, उतना ज्यादा EDTA उस वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जो कॉम्प्लेक्स जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और उस प्रेसिपिटेट का वेट लेके आप पता लगा सकते हो कि कितना Mg और कैल्शियम आपके वाटर में प्रेजेंट था, और ज्यादा Mg और कैल्शियम प्रेजेंट होगा उतना हार्ड आपका वाटर होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 इज, तो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 पूछा है, तो याद रखें इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो एक्चुअली ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर FeCO5 का। 3 CO Fe के साथ प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो ये है ट्राइगोनल और ये है एक पिरामिड, ये 2 पिरामिड, इसलिए बाई पिरामिडल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ वेर्नर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वेर्नर थियरी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी जो है, मैं लिख देती हूँ, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या होता है? आयोनाइजेबल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है नॉन आयोनाइजेबल।
तो ये वेरनर थियरी ने प्रूफ किया था कि प्राइमरी वैलेंसी होता है आयोनाइजेबल, दैट इज आयन फॉर्म करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, अब ये MSCET 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन डाइमिथिल ग्लाइक्सोमिटोलिगैंड। तो इस लिगैंड में डोनर एटम्स कितने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो इस लिगैंड का स्ट्रक्चर इस तरह से है, मैं ड्रॉ कर रही हूं, NO-, ये एक डोनर एटम है। सिमिलरली नीचे भी सेम इस तरह से ही है, और यहाँ पे वापस ये सेकेंड डोनर एटम है, और इसलिए ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और आंसर है B2। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इन कॉम्प्लेक्स AuCl4-। ये भी MSCET 2018 में पूछा गया था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड पता लगाना है, तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज X है, प्लस एक Cl- का कितना होता है -1, तो 4 का कितना होगा 4 × -1, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -1। Therefore x equal to -3 equal to -1, therefore x equal to, यहाँ पे सॉरी 4 हो जाएगा, -4 equal to -4, x equal to +3, that is option B। Next, the correct charge on and coordination number of Fe in K3FeCN6 is, तो यहाँ ये भी MSCET 2017 में पूछा गया था। आपको पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, चार्ज ऑन Fe मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक K का कितना होता है +1, तो 3 K है आपके पास, FeX है, प्लस एक Cn पे -1, तो 6 पे 6 × -1, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0, तो 3 + x -6 = 0, therefore x = +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो Fe का हो गया +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो +3 and 6 is the answer, that is option B। नेक्स्ट, which of the following is neutral complex, के MSCET 2016 में पूछा था। तो इनमें से कौन सा गिवन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है? तो पहला कॉम्प्लेक्स आप देखो, ये ऑब्वियसली न्यूट्रल है, तो इसका आंसर ही ऑप्शन ए है। बट सेकंड कॉम्प्लेक्स देखिए, सेकंड कॉम्प्लेक्स में यदि आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 0 चार्ज होना चाहिए, ठीक है। बट सेकेंड इसमें आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ऑब्वियसली +3 चार्ज है, जिसे बैलेंस करने के लिए -3 लगा, इसलिए ये क्या हो गया कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट केस में देखिए, नेक्स्ट केस में भी इसके ऊपर है +2 चार्ज, और इसलिए ये भी कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है -4 चार्ज, और इसलिए ये एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, और सिर्फ ऑप्शन ए जिसपे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, और इसलिए वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट, which one of the following coordinate complexes is an exception to EAN rule? तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो EAN रूल को एक्सेप्शन है? तो EAN रूल कौन से कॉम्प्लेक्सेस फॉलो करते हैं? जिनका इलेक्ट्रॉन काउंट 36, ठीक है, जो भी इस पे इक्वल टू होता है नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे यदि आप काउंट करोगे, कल मैंने सिखाया था ZEN = Z - X + Y। Z मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, X मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, एंड Y मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। और उस तरह से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, जो EN नंबर नहीं फॉलो कर रहा, बाकी सब EN नंबर फॉलो करते हैं। तो सिर्फ हम ऑप्शन डी के लिए कैलकुलेट करते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, यहाँ पे कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एक लिगैंड NH3 देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 देंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसे सॉल्व करो तो 27 + 8 दैट इज 35, पर आपको चाहिए था 36, और इसलिए ये कॉम्प्लेक्स EN रूल नहीं फॉलो कर रहा। नेक्स्ट, these two complexes are example of which type of isomerism?
और ये MSCT 2015 में पूछा गया था। ये दो कॉम्प्लेक्सेस दिए, 1 और 2, और ये किस तरह के आइसोमेरिज्म फॉलो करते हैं। तो कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन पेयर है, मैंने पहले भी बताया है, वो कॉम्प्लेक्स हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही फॉलो करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज। तो ये MSCT 2016 में पूछा गया था। तो याद रखिए, आपको एक जिगलर-नाटा कैटलिस्ट याद रखना है और विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर है PPH3 थ्राइस RHCl, और इसलिए ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये तो बाय हार्ट ही करना है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम ऐसे ही वीडियोस आगे भी लेके आते रहेंगे। So that's all for today. Thank you. Stay tuned.